महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव घोटाले में ईडी ने सतारा में की एक शुगर मिल सीज। डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनकी पत्नी के नियंत्रण में ही ये मिल। एमवीए में कांग्रेस का ही स्पीकर बनाने पर सहमति। भोर से कांग्रेस विधायक संग्राम अनंतराव थोपड़े का नाम स्पीकर पद के लिए सबसे आगे। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन मामले में खुलासा। गैंग ने करीब 3000 लोगों को ठगा। 10 एफआईआर हो चुके हैं दर्ज। मुंबई में बुजुर्गों को घर जाकर टीका लगाने की मांग ने पकड़ा है जोर। पुणे में शुरू हुई डोर टू डोर मुहिम। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 9195 नए केसेस। 252 लोगों की मौत। संजय राउत बोले, मोदी से उद्धव की 1-to-1 मीटिंग के बाद और मजबूत हुआ है एमवीए गठबंधन। दिल्ली में दोनों की मीटिंग के बाद लगे थे कई तरह के सियासी कयास। संजय राउत बोले, बीजेपी गलतफहमी है कि वो मंत्रियों और विधायकों पर झूठे आरोप लगाकर हिला सकती है महाराष्ट्र सरकार को। अजीत पवार के खिलाफ जांच बैठाने के अमित शाह को बीजेपी नेताओं के लिखे खत पर बोल रहे थे राउत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख के पीए और पीएस की कस्टडी 6 जुलाई तक बढ़ाई गई। 100 करोड़ की रिश्वत के मामले में जुड़ी है मनी लॉन्ड्रिंग केस। मुंबई के बुजुर्गों से फेसबुक पर दोस्ती कर 20 लाख ठगने वाले 3 आरोपी नोएडा से गिरफ्तार। आरोपी ठगों ने खुद को बताया था यूके का नागरिक। कहा, कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आपको 1 करोड़ 40 लाख रुपए भेजे हैं, कस्टम टैक्स देकर ले जाओ। पीड़ित बुजुर्ग के अकाउंट से कस्टम के नाम पर अलग अलग खातों में डलवाए गए थे 20 लाख रुपए। आरोपियों के खातों से मिला है पुलिस को 50 लाख का ट्रांजैक्शन और लोगों को भी ठगने का शक। पुणे में डॉक्टर्स डे पर एक डॉक्टर दंपति ने 12 घंटे के अंतराल पर की आत्महत्या। पहले पति फिर पत्नी ने लगाई फांसी। दोनों आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, अलग अलग जगहों पर करते थे प्रैक्टिस। हाल ही में हुई थी शादी। अक्सर हुआ करते थे दोनों में झगड़े। भिवंडी के पोगन तालाब में 18 और 15 साल के 2 लड़कों के डूबने से मौत हुई। 9 साथियों के साथ गए थे नहाने। पानी की गहराई का नहीं था अंदाजा। औरंगाबाद में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। एनएसजी जवान पर है आरोप। बारामती में बिजली की किल्लत को लेकर कोहराम। नगर पालिका के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। गुजरात के जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी की जन संवेदना यात्रा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमला। पार्टी नेता महेश सिवानी की गाड़ी में तोड़फोड़। अमूल ने दूध के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी की। आज से नई कीमतें पूरे देश में लागू। अमूल गोल्ड की कीमत होगी 58 रुपए प्रति लीटर। 164 अंकों की गिरावट के साथ 52,318 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। 51 अंक गिरकर 15,680 पर निफ्टी बंद। फिर 47,000 के पार पहुंचा सोना। 70,000 प्रति किलो के करीब पहुंची चांदी। आने वाले दिनों में महंगे होने के आसार। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में सरकार ने नहीं किया है कोई बदलाव। जुलाई सितंबर तिमाही में जारी रहेंगी पुरानी ब्याज दरें। हर 15 दिन में मेगा सेल लाने की तैयारी कर रही हैं ई कॉमर्स कंपनियां। प्रोडक्ट आधारित सेल को 7 से 10 दिन के गैप में लाने पर विचार। 2030 तक $800 अरब का हो जाएगा भारत का ऑनलाइन कंज्यूमर मार्केट। रिपोर्ट का दावा $1500 अरब तक पहुंचेगा किराना कारोबार। जून में बड़ी वाहनों की बिक्री। मारुति की बिक्री में 217%, हुंडई में 77% और टाटा मोटर्स में 59% की बढ़ोतरी। एक्टर नसीरुद्दीन शाह कल हो जाएंगे अस्पताल से डिस्चार्ज। हिंदुजा अस्पताल में करवा रहे हैं निमोनिया का इलाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के नियंत्रण वाली शुगर मिल पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सतारा में ईडी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। शुगर मिल को सीज कर दिया गया है। तो अजीत पवार के नियंत्रण में ये मिल थी। अजीत पवार की पत्नी और उनका दोनों का ये इस मिल पर नियंत्रण था। ईडी की कार्रवाई की जानकारी मुझे नहीं है। इसके बारे में अजीत पवार की तरफ से भी बयान दे दिया गया है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव जो मामला था उस मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए इस शुगर मिल को सीज किया है।
ईडी ने महाराष्ट्र के सातारा स्थित इस जरंदेश्वर शुगर मिल को आज सीज किया है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने सितंबर 2019 में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में अजित पवार और 70 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। साल 2020 में सबूत के अभाव में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, मगर ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया और केस की जांच जारी रखी और आज जाकर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ईडी ने पहला एक्शन लिया। ईडी के मुताबिक जरंदेश्वर शुगर मिल को अजित पवार और उनकी पत्नी कंट्रोल करते हैं। दादा, ईडी जरंदेश्वर कारखान्याची जप्ती केली, मला काहीच माहित जप्तीचे अशी बातम्या चालतात की जप्त केलं, मला काहीच माहित नाही। तुमच्या देखतच मी नाशिक वरून आता आलो आणि मी चाललेलो आहे, मला काहीही माहिती नाही याबद्दल। इन्क्वायरी सुरू केली आहे त्याबद्दल मला काहीच माहित नाही, तर मी काय तुम्हाला सांगू, कारण मला कसली नोटीस आलेलीच नाही। इस घोटाले के सामने आने की कहानी शुरू होती है एक पीआईएल से। 4 लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाए गए कि महाराष्ट्र में शुगर मिलें जब महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का करोड़ों का कर्जा नहीं चुका पाती है तो बैंक उनकी नीलामी करता है। इस नीलामी में नियम कानून ताक पर रख दिए जाते हैं और बैंक के डायरेक्टर ही औने पौने दामों में मिलों को खरीद लेते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों से खरीदवा लेते हैं। बैंक के डायरेक्टरों के पद पर बड़े नेता होते हैं। अजीत पवार भी इसी बैंक में डायरेक्टर थे। तब बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस केस की जांच शुरू की। अक्टूबर 2010 में एमएससी बैंक ने जरंदेश्वर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री 65.75 करोड़ में गुरु कमोडिटी को बेची थी और एक गुरु कमोडिटी ने ये कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री खरीदने के लिए जय एग्रोटेक से पैसा लिया था और आज ईडी ने ये मनी ट्रेल ढूंढ निकाला है। ये कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपया जय एग्रोटेक से आया था। जय एग्रोटेक की मालिक अजित दादा पवार और उनकी वाइफ मिसेस सुनेत्रा पवार थे और जो फैक्ट्री चलाते हैं तो उनके जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर राजेंद्र घाटगे अजित दादा पवार के मौसेले भाई है। अभी ईडी ने जिस मिल को सीज किया है, जांच के मुताबिक 2010 में उसकी नीलामी हुई थी। जरंदेश्वर एसएस को एक गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने खरीदा था। सौदे के बाद इसे जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया गया, जो फिलहाल इसे ऑपरेट कर रही है। जरंदेश्वर एसएसके को खरीदने के लिए जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने जो खर्चा किया था वो रुपए उसके खाते में स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड से आए थे। ये कंपनी अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा अजित पवार से जुड़ी है। जांच से खुलासा हुआ है कि गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक डमी कंपनी है जिसे एसएसके को खरीदने में इस्तेमाल किया गया था। अजित पवार की ही तरह बहुत से अन्य ऐसे नेता हैं जो कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर के पद पर थे। बहुत सी अन्य चीनी मिलें हैं जिन्हें इसी तरीके से नीलाम किया गया और इन्हीं नेताओं के रिश्तेदारों ने सस्ते दामों पर खरीद लिया। सूत्रों की माने तो इन सारे नेताओं पर भी बहुत ही जल्द ईडी कार्रवाई कर सकती है और अन्य चीनी मिलें भी सीज हो सकती हैं, उन्हें भी ईडी अटैच कर सकती है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज। कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर डॉक्टर्स ने लोगों की जानें बचाई हैं। ऐसे 2 डॉक्टर्स की कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में फर्ज से आगे बढ़कर अपनी ड्यूटी की है। आज पूरा देश डॉक्टरों को सलाम कर रहा है। 2020 और 2021 में कोरोना ने जो कहर बरपाया, शायद पहली बार है जो लोग डॉक्टरों के प्रति इतनी कृतज्ञता दिखा रहे हैं। मगर पिछले साल मार्च में जब कोरोना की शुरुआत थी, डॉक्टरों को आम लोगों के रवैये के चलते परेशानियां उठानी पड़ी थी। कुछ शहरों में तो सोसाइटियां डॉक्टरों को अपने घरों में ही जाने से रोकना चाहती थी। मुंबई की डॉक्टर सुरुचि देसाई को वो वक्त याद है। ने बताया आप डॉक्टर हो तो सब एक गंदी नजर से देखते थे कि पता नहीं हम चलते फिरते इन्फेक्शन लेके घूम रहे हैं। और जब पता चला कि हम कोविड वार्ड में जा रहे तब तो हम लोग को ऐसे देखा जाता था जैसे हम खुद ही कोविड वायरस है। तो ये एक सोसाइटी का पार्ट था। एक ऐसा था जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, घर वालों को सपोर्ट किया है, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, स्टाफ जो बोलते थे खाना नहीं है हम खाना लेके आते हैं आपके लिए,
उस तरह का सपोर्ट भी हमने देखा है। एक गायनोकोलॉजिस्ट के लिए काम का सबसे खूबसूरत हिस्सा तब होता है जब वो डिलीवर कर बच्चा माँ को देते हैं, मगर कोरोना पीड़ित माँ को बच्चा नहीं दिया जा सकता था। माँ बच्चे को बस वीडियो कॉल पर देखती थी। वार्ड में बच्चा पैदा होने पर कोई सेलिब्रेशन नहीं होता था, बस यही डर होता था कि कहीं बच्चा भी तो पॉजिटिव नहीं है और माँ कब रिकवर होगी। दुखदाई बात जो लगी है वो जब डिलीवरी के टाइम पे हम माँ को बच्चे को छूने नहीं दे सकते थे, माँ बच्चे को फीड नहीं कर सकती थी, दोनों का बॉन्डिंग जो होता है वो हम नहीं कर सकते थे। हम बच्चे को अलग वार्ड में रखते थे, माँ को अलग वार्ड में। फैमिली तो 15 दिन के बाद देखते थे बच्चे को। वो बहुत इनिशियल मोमेंट्स, जो जॉय ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि कोविड टाइम में यही एक फील थी जहाँ पे हैप्पीनेस आ रहा था। इन स्पाइट ऑफ इतना सारे कॉम्प्लिकेशंस, हमारे बच्चे घर जा रहे थे, हमारे मदर्स घर जा रहे थे, लेकिन फैमिली को वो खुशी सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिलता था जब तक सब दोनों सही सलामत घर नहीं पहुंचते थे। मरीजों की जान बचाने वाली डॉक्टर सुरुचि घर पहुंचते ही गृहिणी के रोल में आ जाती थी। फीमेल डॉक्टर्स और स्टाफ्स को तो और एक बैटल थी, घर जाके क्या हम घर पे इन्फेक्शन लेके गए, और उस टाइम पे घर में हेल्प्स अलाउड नहीं थे, तो घर जाके घर की ड्यूटी भी करनी होती थी, तो बहुत डिफिकल्ट था। बट हर टाइम यही सोचते थे कि हम ऊपर वाले ने हमको इसके लिए चुना है तो हमको करना है। और कोई जब भी डर आ जाता था, कलीग से बात करते थे कि हाउ आर यू मैनेजिंग, कैसे तुम कोप अप कर रहे हो, और एक दूसरे को हम सपोर्ट कर लेते थे। हॉस्पिटल्स वालों ने बहुत सपोर्ट किया है। डॉक्टर डे पर हम आपको एक और डॉक्टर से मिलवाते हैं जो डॉक्टर के रूप में भेजे गए भगवान के दूत हैं। उनका नाम है डॉक्टर दिनेश सिंह। ये मुंबई के खार ईस्ट के स्लम में अपना क्लिनिक चलाते हैं। पिछले साल कोरोना की शुरुआत में कुछ डॉक्टर ऐसे भी थे जो संक्रमण के डर से अपना क्लिनिक नहीं खोल रहे थे। बीएमसी को उन्हें क्लिनिक खोलने के लिए नोटिस भेजने पड़ गए थे, पर डॉक्टर दिनेश सिंह ने कोरोना काल में अपना क्लिनिक एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया, उल्टा पहले से ज्यादा समय देना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्हें कोरोना भी हुआ, तब भी वो फोन पर मरीजों को सलाह देते रहे। जो मरीज समर्थ नहीं होते हैं, डॉक्टर दिनेश सिंह उनसे फीस नहीं लेते। यही नहीं, डॉक्टर सिंह रोजाना 150 गरीब लोगों को खाना भी खिलाते हैं। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले काफी समय से पूरी दुनिया में वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में लगातार बात हो रही है। खास तौर पर अमीर देश जिन्होंने अपनी बड़ी आबादी को टीका लगा दिया है, वो अब अपने देशों में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन को मुख्य आधार बनाने में लगे हुए हैं। यूरोपियन यूनियन जैसी संस्थाएं, जो यूरोप के 27 देशों का एक ब्लॉक हैं और इन देशों के लिए एक साथ फैसले लेते हैं, उसने यूरोप में आने जाने के लिए ग्रीन पास का सिस्टम बना दिया है। लेकिन ये सिस्टम काफी सिलेक्टिव है। यूरोप उन्हीं वैक्सीन को सर्टिफिकेट दे रहा है जिन्हें उसने अपने यहां पर मंजूरी दी है, जबकि दूसरे देशों में मंजूरी पाने वाले वैक्सीन को किनारे लगाने की रणनीति है। भारत ने इसी का कड़ा विरोध किया है, तो यूरोप के 9 देश मान गए हैं और सारे नियम पिघल गए हैं। एक ही वैक्सीन, एक ही फॉर्मूला, एक जैसी क्वालिटी, एक जैसा काम, लेकिन बस नाम अलग है, ब्रांड अलग है। तो क्या इंडिया वालों को आने जाने से रोका जाएगा? यूरोपियन यूनियन जैसों की मनमानी को मुंहतोड़ जवाब मिला है। 27 देशों के यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन पास के लिए कोविशील्ड को नहीं माना, कोवैक्सीन को नहीं माना, तो भारत ने भी सीधी चेतावनी दे दी कि अगर भारत के टीकों को मान्यता नहीं मिलेगी तो वो भी यूरोप से भारत आने जाने वालों पर सख्ती करेगा, 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी कर देगा। सीधा सा हिसाब है, जिसकी जो नीति होगी भारत वैसा ही जवाब देगा। यूरोपियन यूनियन पर भारत ने जैसे ही सख्ती दिखाई तो यूरोप के अलग अलग देश लाइन पर आ गए। ऑस्ट्रिया ने कह दिया, जर्मनी ने कह दिया, स्लोवेनिया मान गया, ग्रीस मान गया, आइसलैंड ने कह दिया, आयरलैंड ने कह दिया, स्पेन मान गया, स्विट्जरलैंड ने भी कह दिया, एस्टोनिया ने भी मान लिया। यहां अब ट्रैवल के लिए कोविशील्ड का टीका लगवाना रुकावट नहीं बनेगा। यूरोप के 9 देशों ने अपने अपने यहां ट्रैवल के लिए कोविशील्ड को क्लियर कर दिया। एस्टोनिया ने तो ये कह दिया कि वो उन सभी भारतीयों को अपने यहां आने जाने की पूरी इजाजत देगा जिन्होंने भारत सरकार की अप्रूव की गई कोई भी वैक्सीन लगवाई हो। जहां एक तरफ यूरोपियन यूनियन अभी भी ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है
कि भारत में बने वैक्सीन को अप्रूवल देगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने बायलैटरल एजेंडा के तहत हर एक यूरोपियन कंट्री को ये कहा है कि अगर वो भारत के वैक्सीन को क्लियरेंस देते हैं तो बदले में भारत उनके वैक्सीन को न केवल क्लियर करेगा बल्कि उनके लोग जब भारत आएंगे तो उनको क्वारंटीन से भी एग्जेम्पशन मिलेगा। ये भारत की कूटनीतिक ताकत है। आगे यूरोप के बाकी देश भी मानेंगे, क्योंकि भारत ने सीधे कह दिया कि यूरोप के देश अपने अपने हिसाब से तय करें। उन भारतीयों को इजाजत दें जो यूरोप आना चाहते हैं और जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन का टीका लगवाया है, लेकिन जिस पर ईयू के ग्रीन पास के नियमों ने अड़ंगा लगाया है। महामारी के बीच यूरोप में बेरोकटोक आने जाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट जारी करने का सिस्टम बनाया है। इस सर्टिफिकेट को ही ग्रीन पास कहते हैं। इस ग्रीन पास में हर यात्री की कोविड से जुड़ी हर तरह की जानकारी होती है कि उसे कौन सी वैक्सीन लगी है, कब वैक्सीन लगी है, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट कब की है, कब वो रिकवर हुआ है। ये ग्रीन पास एक तरह का वैक्सीन पासपोर्ट है। जिनके पास ग्रीन पास होगा वो यूरोप में बेरोकटोक ट्रेवल कर सकेंगे। जिनके पास ग्रीन पास नहीं होगा उन्हें यूरोप के ट्रेवल में बहुत परेशानी होगी। जैसे अगर कोई भारतीय फ्रांस गया तो उसे फ्लाइट पकड़ने से पहले नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। फ्रांस पहुंचते ही फिर टेस्ट करवाना होगा, फिर वहां 7 दिन तक क्वारंटीन होना पड़ेगा और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें 10 दिन तक सख्त क्वारंटीन में रहना होगा। हर देश के हिसाब से क्वारंटीन के नियम और ट्रैवल में प्रतिबंध होते हैं। ग्रीन पास सिस्टम यूरोप में इसीलिए बनाया गया कि ट्रैवल की इन दिक्कतों को दूर किया जाए, लेकिन इस सिस्टम में भारतीयों से भेदभाव है, क्योंकि ग्रीन पास सिस्टम के लिए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 4 वैक्सीन को अप्रूव किया। उसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सेवरिया, फाइजर बायोएनटेक की कॉमर्नेटी, मॉडर्ना की स्पाइकवैक्स और जॉनसन एंड जॉनसन की जेनसन का नाम शामिल है। इस लिस्ट में उन 3 वैक्सीन का नाम नहीं है जो भारत में इस्तेमाल की जा रही हैं, फिर चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या स्पुतनिक वी हो। इसी का भारत ने विरोध किया कि इस तरह का भेदभाव क्यों, क्योंकि जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवाई है वो तो ग्रीन पास सिस्टम के तहत यूरोप में ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। ये कितनी अजीब बात है कि ग्रीन पास देने वाली लिस्ट में जिस ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सेवरिया वैक्सीन को शामिल किया गया, उसी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को शामिल नहीं किया गया, जबकि दोनों का फॉर्मूला एक है, वैक्सीन एक है, बस नाम अलग अलग हैं, मैन्युफैक्चर अलग है। Obviously, these are medical scientific issue. So that in a way, I think a medical expert would be better placed than me to respond. But based on what I understand and what I read, every approval process for vaccines must be conducted on its own merit, no matter how close the process is. And this is because vaccines are biological products. So even tiny differences in the manufacturing conditions can result in differences. So each and every product needs to undergo its own scrutiny process. ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन के बड़े अधिकारियों के सामने उठाई थी। यूरोपियन यूनियन ने यह सफाई दी थी कि कोविशील्ड ने यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के पास अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन ही नहीं दी। भले ही वैक्सीन का फॉर्मूला एक हो, लेकिन मैन्युफैक्चरर अलग हैं, इसलिए अलग आवेदन भी करना होगा। And based on what I read, I think I read the statement from the EMA yesterday, and so they say that they have not received a request for approval of Covishield. So I'm sure that when they receive it, they will process it based on their own internal procedures. अगर यही वजह है तो एप्लीकेशन देने और क्लियर करने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी ये बना रहेगा कि आखिर वैक्सीन पासपोर्ट की इस वक्त जरूरत ही क्या है। दुनिया के अमीर देशों ने तो वैक्सीन खरीद कर अपनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगा दी और अब वो उन देशों पर मनमानी थोप रहे हैं जिनके पास पहले से ही वैक्सीन की किल्लत है। और दूसरी बात ये है कि जो भी वैक्सीन वो लगवा रहे हैं उसे वैक्सीन पासपोर्ट में मान्यता नहीं दी जा रही। ये तो सीधे सीधे नाइंसाफी है और इसका विरोध होना ही चाहिए। भारत ने यही किया और बिल्कुल सही किया। आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।